तो बच्चों हम बात करेंगे रेट लॉ की, लॉ ऑफ मास एक्शन की और रेट कांस्टेंट की। तो देखें रेट लॉ क्या होता है। द एक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विद द रिएक्शन रेट। कोई केमिकल रिएक्शन मेरे पास है, उसमें रिएक्टेंट्स हैं, तो उन रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्शन की रेट के बीच में एक्चुअल रिलेशनशिप बताता है क्या? रेट लॉ। कौन बताता है? रेट लॉ। फॉर एनी हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स अस सी प्लस डी, रेट लॉ एक्सप्रेशन में बी rate is equal to k to the power a or b to the power b. So this equation is known as rate law, जो हमें बता रहा है कि रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट A के एक्टिव मास टू द पावर A यानी कि उसका कॉफिशिएंट, B के एक्टिव मास टू द पावर B यानी कि उसके कॉफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर ये क्या है एक्टिव मास? तो मैं कहूंगा बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ चुके हैं, और लॉ ऑफ मास एक्शन हमसे कहता है द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो मैंने वहां आपको बताया था, तो हम लिखते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट फर्स्ट एंड एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट सेकंड। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है k, एंड k इज नोन एज द रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, where a and b are the constant number of the power of the concentration of the reactant and respectively on which the rate of reaction depends। मतलब बैलेंस केमिकल रिएक्शन में बात कर रहा है कोफिशिएंट्स की। रेट लॉ, The rate of chemical reaction is directly proportional to the concentration of the reactant, जिसे मैं एक्टिव मास भी कह सकता हूं, ध्यान रखिएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ चुके हैं, प्रपोज बाय गुलबर्ग एंड वागे। The rate law represent the experimentally observed rate of the reaction which depend upon the slowest step of the reaction। बिल्कुल सही बात बोली। देखिए मेरे पास दो प्रकार की रिएक्शंस होती हैं बेटे, एक रिएक्शन होती है एलिमेंट्री और एक रिएक्शन होती है कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री रिएक्शन जो होती है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं वो मल्टी स्टेप में, मतलब दो या दो से ज्यादा स्टेप्स में होती हैं। तो जो एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, उनके लिए तो रेट लॉ में लॉ ऑफ मास एक्शन से जैसा रेट लॉ लिखता हूं वैसे ही लिख सकता हूं, मतलब डायरेक्टली मतलब कि सपोज अगर मेरे पास रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स अस व्हाट? गिव्स अस प्रोडक्ट, और मैंने मान लिया है कि ये रिएक्शन क्या है? मैंने मान लिया है कि रिएक्शन क्या है? रिएक्शन एलिमेंट्री है। तो इस रिएक्शन का रेट लॉ में फटाफट लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर A और एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर B। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने ये लॉ ऑफ मास एक्शन आपको बताया है, और ये पार्स क्यों आ जाती हैं ऊपर मैंने वो भी आपको बताया है। तो प्लीज एक बार उस वीडियो को भी ध्यान से देखें। तो ये मेरे पास किसके लिए है? एलिमेंट्री के लिए। लेकिन अगर यही रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती ना बेटा, तो मैं इसका रेट लॉ ऐसे नहीं लिख सकता था, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। क्योंकि यहां पर अभी रेट लॉ की बात कर रहे हैं तो मुझे स्लोएस्ट स्टेप की बात आपसे करनी पड़ रही है। अब वो रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है सर, उनके लिए रेट लॉ हम डायरेक्टली क्यों नहीं लिख सकते? तो मैं कहूंगा बेटा केवल इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो रिएक्शन मल्टी स्टेप्ड है, दो या दो से ज्यादा स्टेप में हो रही है। तो उनमें से कोई एक स्टेप ऐसा होता है जो रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि उस स्टेप में से कौन सा स्टेप रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है? तो मैं कहूंगा बेटा वो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है रिएक्शन का। सर वो हमें कैसे पता चलेगा? बेटा वो एक्सपेरिमेंटल होता है। आपको जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपको इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस दिए जाते हैं, जो मैं आगे आपको लिखना बताऊंगा। तो उस स्लोएस्ट स्टेप से ही हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं और वही हमें रेट लॉ देता है। मतलब अगर ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती तो ये उसका रेट लॉ में नहीं लिख सकता था। तो हमने बोला है कि किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लॉ क्या है? एक एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ द रिएक्शन है, मतलब एक्चुअल रेट ऑफ द रिएक्शन है जिसे हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है।
जो किस पर निर्भर करती है, स्लोएस्ट स्टेप पर निर्भर करती है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर निर्भर करती है। Rate law cannot be deduced from the relationship for a given equation. It can be found experimentally only. जैसा हम बोल चुके हैं कि ये experimental observation है। It may not depend upon the concentration of species which do not appear in the equation or the overall reaction. तो भाई दिख तो रहे हैं किसी भी रिएक्शन में कि मेरे पास 2, 3, 4 रिएक्टेंट्स हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से एक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा हो। मतलब रेट लॉ में जो लिखा होगा उतने ही रिएक्टेंट्स उतनी ही अमाउंट में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। सर हमें कैसे पता चला? तो हमने कहा बेटा यही तो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन किया गया। मतलब जरूरी नहीं है कि सभी के सभी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए पॉइंट बोल रहा है, इट मे नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज विच डू नॉट अपेयर इन द इक्वेशन। वो जो स्लोएस्ट स्टेप है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो रिएक्टेंट्स हैं वही रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। इसी में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, और वो पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा। इन रेट लॉ generally concentration of reactant participate जब भी हम किसी रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखते हैं तो उसमें इन जनरल रिएक्टेंट का ही कॉन्सेंट्रेशन हम कंसीडर करते हैं, बट लेकिन बेटा कई जगह हम देखते हैं कि हम कैटलिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी रेट लॉ में हमें दिखता है, मतलब हम लिख सकते हैं। बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट नेवर बी रिटन इन द रेट लॉ। मतलब इन जनरल रिएक्टेंट को ही लिखते हैं, प्रोडक्ट का लिखा जा सकता है, इवन कैटलिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी रेट लॉ में हम लिख सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन कभी भी रेट लॉ में नहीं लिखा जा सकता है। इस बात का स्मरण हमेशा रहना चाहिए, ये बात दिमाग में रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमारे बहुत काम आएगी। लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ चुके हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या कहता है हमसे कहता है द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। दिस रेट लॉ relates the rate of the reaction with active mass or molar concentration of the reactant. According to this law, at a given temperature, the rate of a reaction at a particular instant is proportional to the product of the reactant, and at instant raised to power which are numerically equal to the number of their respective molecules in the stoichiometric coefficient describing the reaction.
एक्टिव मास मैंने आपको बताया था, मोलैरिटी होती है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सपोज मेरे पास ये रिएक्शन है M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 गिव्स अस प्रोडक्ट, तो इसका रेट ऑफ द रिएक्शन में लिखूंगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट A1 टू द पावर M1 इंटू रिएक्टेंट A2 टू द पावर M2 इंटू रिएक्टेंट A3 टू द पावर M3। सर कैसे? मैं फिर से एक बार बता देता हूं बेटा, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कैसा हो गया, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में तो सर हमने इतना ध्यान दिया नहीं था जी। चलो मैं लिख देता हूं। मेरे पास 3A है, 2B है, जो मुझे दे रहा है प्रोडक्ट। क्या मैं इस रिएक्शन को बच्चों ऐसा लिख सकता हूं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं, सिंपली 3 मोल्स ऑफ ए व्हेन रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ बी, तो ए प्लस ए 2 मोल्स बी प्लस बी। तो बेटा जब मैं इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लिखता हूं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा लिख सकता हूं ना बच्चे, ए इंटू ए इंटू बी। हाँ सर लिख सकते हैं। तो बेटा अब जरा देखना, क्या हमने ऐसा सुना है क्या, जब बेस सेम होते हैं तो उनके एक्सपोनेंट्स का क्या हो जाता है, सम हो जाता है। तो यहाँ पर a 3 बार सेम है, मतलब बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट्स का सम हो जाएगा। तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू दी पावर 3 हो गया बच्चे, इंटू b टू दी पावर क्या हो गया, 2 हो गया। कितना सिंपल है। अब इस जगह पर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा सकता हूं, देखें जरा। सबसे पहले बात करें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की, तो R इज इक्वल टू लिखूंगा K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 3 और B टू द पावर 2। और यहां क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा R इज इक्वल टू K A1 टू द पावर M1 A2 टू द पावर M2 और A3 टू द पावर M3। K क्या है, तो बेटा मैंने तब भी बताया था, मैं फिर से बता रहा हूं, K इज द रेट कांस्टेंट या K को हम कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, या इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। सर व्हाई इट इज नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, क्यों कहते हो सर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट? मैं कहूंगा क्यों, क्योंकि ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इट इज ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट। केवल किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वॉट एवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स वी हैव, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कुछ भी हो, एक फिक्स टेम्परेचर पर किसी भी रिएक्शन के लिए उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। फिक्स टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वॉट एवर द कॉन्सेंट्रेशन वी हैव डजंट मैटर फॉर के। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, तो बेटा रेट कांस्टेंट की यूनिट है मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, दिस इज द यूनिट। अब यहां n क्या है, तो मैं कहूंगा n है यहां पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन।
अब सर ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, हम कहेंगे रुकिए, सब्र कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन के बीच में रिलेशनशिप की, कि क्या डिफरेंस है इनके बीच में। तो रेट लॉ कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है बेटा, मतलब बिल्कुल सही। इसी से मैं किसी रिएक्शन के रेट को जस्टिफाई कर सकता हूं। लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरेटिकल लॉ है। ये रेट लॉ डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, उन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर जिन पर रेट एक्चुअली डिपेंड करती है, मतलब एक्सपेरिमेंटल है। ये किस पर बेस्ड है, ये सीधे सीधे इक्वेशन के स्टोइकियोमेट्री पर, जो मेरे पास मोल्स दे रखे हैं, जिन्हें मैं क्या कहता हूं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहता हूं, उन पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपसे बोला रिएक्शन है मेरे पास ए प्लस बी गिव्स अस प्रोडक्ट, तो इसके लिए रेट लॉ लिखा R इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, A टू द पावर M, B टू द पावर N। होना क्या चाहिए था, A टू द पावर A और B टू द पावर B, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इन्होंने देखा कि यार A के A मोल तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे, A के तो M मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, B के तो B मोल पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे, B के तो N मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है, उन्होंने वहां ऐसा देखा। यहां सिंपल जैसा हमने बोला, इट इज द थ्योरेटिकल लॉ, ए प्लस बी प्रोडक्ट, इसके लिए रेट कैसे लिखा, के यानी कि रेट कांस्टेंट, ए टू द पावर ए और बी टू द पावर बी, जो बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हमेशा रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन सेम ही होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आपको हमेशा क्या लिखना चाहिए, रेट लॉ लिखना चाहिए। रेट ऑफ द रिएक्शन और रेट कांस्टेंट, भाई रेट क्या है हमें पता है, वेलोसिटी है, रेट कांस्टेंट क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। रेट ऑफ द रिएक्शन को आप कैसे मेजर करते हो, तो हम बोलेंगे यार इट इज द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ईदर ऑफ द रिएक्टेंट और ऑफ द प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और इसे कैसे करोगे, ये क्या है, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, क्योंकि हमें पता है ना हम क्या लिखते हैं, R इज इक्वल टू लिखते हैं K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इफ वी हैव टू रिएक्टेंट। तो जब इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। तो उसने भाई बोला है रेट कांस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन के इक्वल हो सकता है जब रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, 1 हो। इट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड इट डिपेंड ऑन द इनिशियल ऑफ द रिएक्टेंट, इट हैज कांस्टेंट वैल्यू एट फिक्स्ड टेम्परेचर। जैसा बोला था ना, वॉट एवर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डजंट मैटर फॉर K, it is fixed at fixed temperature, means it does not depend on the concentration of reactant or it is independent of the concentration of reactant. Dependence of reaction rate with temperature, टेम्परेचर पर रिएक्शन रेट कैसे डिपेंड करती है बेटा। रेट कांस्टेंट हमने देखा था क्या होता है, हमने देखा था कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स होती है। तो इन्होंने क्या किया बेटा, जब टेम्परेचर के साथ रिएक्शन के रेट की डिपेंडेंस देखी तो इन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जिस टर्म का नाम था टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो अप्रोक्सीमेट रूल है या टेम्परेचर का इफेक्ट रिएक्शन के रेट पर कैसे होता है, तो बोल रहे इज दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम ऑलमोस्ट डबल फॉर एवरी राइज इन टेम्परेचर, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन। इन्होंने हमसे कहा कि हर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर, हर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो एक्चुअली टेम्परेचर कॉफिशिएंट में वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए temperature coefficient of a reaction is defined as the ratio of rate constant at two different temperatures, कितने टेम्परेचर पर, जिनमें 10 का डिफरेंस हो। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, 10 का डिफरेंस मतलब 35 डिग्री सेल्सियस। तो देखो बेटा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज रिप्रेजेंटेड एज थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू K यानी कि रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर अपॉन K एट T डिग्री सेल्सियस, यानी कि K एट 35 अपॉन K एट 25 यानी कि KT प्लस 10।
द टेम्परेचर कॉफिशिएंट फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लाई बिटवीन 2 to 3। बेटा याद रखना ये 4 नंबर लिखे हैं, ये हमसे एज इट इज पूछा जाता है कि किसी भी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट का वैल्यू जो होता है ना वो 2 से 3 के बीच में होता है फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन। अगर पूछा जाए बताओ इस रिएक्शन का टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है, तो आप बोल सकते हो बिटवीन 2 से 3, बिटवीन 2 to 3। That is the rate of the reaction increases by a factor of 2 to 3 for every 10 degree Celsius और 10 Kelvin rise in temperature। हर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस पर बढ़ाने पर रेट ऑफ द रिएक्शन ऑलमोस्ट 2 से 3 हो जाती है, डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। सर कब डबल होगी कब ट्रिपल होगी? अगर मान लो थीटा 2 है, देन रिएक्शन रेट विल डबल on every 10 degree Celsius or 10 Kelvin rise in temperature। If theta is equal to 3, then reaction rate will triple on every 10 degree Celsius or 10 Kelvin rise in temperature। तो अब अगर मान लो उन्होंने बोल दिया कि भैया एक रिएक्शन है इस टेम्परेचर पर हो रही है और इसका रेट हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, मतलब वो मुझसे बात कर रहा है कि भैया टेम्परेचर कॉफिशिएंट 3 है, हर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट ट्रिपल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। अगर बोल रहा है डबल हो जाता है मतलब टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू 2 है, मतलब हर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट जो है वो डबल हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं बेटे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन की। क्या होती है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, क्या होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये सब हम जानेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड में।